हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एनईपी 2020 के बारे में बात करेंगे। एनईपी मतलब नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों, जब से नई शिक्षा नीति आई है तब से बहुत से बच्चों ने कमेंट करके ये बताया है कि सर नई शिक्षा नीति कब से लागू। तो दोस्तों, ये जो नई शिक्षा नीति 2020 की लागू हुई है वो आपकी 2021 से लागू होगी। जितने भी इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, जितने भी नई चीज़ें इसमें लाई गई हैं, वो सारी नई चीज़ें 2021 से लागू होंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये जानने की है कि अभी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो फिर हम आगे के जो पेपर्स होंगे उनमें हम उनके जो प्रश्न आएंगे वो संबंधित नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको नई शिक्षा की नीति के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। उसके बाद कुछ हमने समसामयिक प्रश्न रखे हुए हैं और उन समसामयिक प्रश्नों को भी आपको बताना है। ठीक है, तो बने रहें महिंद्रा क्लासेस में और आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सारे के सारे समसामयिक प्रश्न हैं। ठीक है, और महिंद्रा क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें इस नीति में ये बताया गया है कि 34 साल पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। 3 दशक में, है ना। यहाँ पे इन पॉइंट्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा और लाइक करते रहिए दोस्तों वीडियो को। ठीक है, 3 दशक में। और कब आई थी ये? 34 साल पहले 1986 में आई थी। लेकिन इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का जो न्यू नेशनल पॉलिसीज़ है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने बुधवार को नई शिक्षा नीति जो कि मंजूरी दी थी। 1986 के बाद पहली बार यानी 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति बदल रही है। इसमें बच्चों के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन से लेकर हायर एजुकेशन कर जॉब फोर्स से जुड़ने तक काफ़ी बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं, शिक्षाविद के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में हुई? तो कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में हुई। ठीक है, नेतृत्व में कमेटी ने बनाया है इसमें लगभग 8 से 10-12 लोगों का एक चयन किया गया था, सिलेक्शन किया गया था, जिन पर ये फोकस था कि आप लोग इस न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका आप सर्कुलर जो है वो तैयार कीजिए। ठीक है, तो 29 जुलाई 2020 को लागू हुई। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो नेशनल मीडिया सेंटर के माध्यम से। यहाँ पे ये अमित खरे जी हैं, ठीक है, पोखरियाल जी हैं और ये आपके जावड़ेकर जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर एक नई शिक्षा नीति डेवलप की है और उसी के माध्यम से 2021 जो नया सत्र आने वाला है वो आपका, उसमें ये नीति लागू हो जाएगी। ठीक है, शिक्षा नीति लाने की ज़रूरतें क्यों पड़ी? आखिर ये जो 2021 में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है, उसको लाने का क्या महत्व है? तो पहला पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर दिया गया है। पहले पॉइंट में यह लिखा है, इससे पहले की शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, उसमें ही संशोधन किए गए थे। लंबे समय से बदले हुए परिदृश्य में नई नीति की मांग हो रही थी। 2005 में कुरिकुलम जो है फ्रेमवर्क भी लागू किया गया था। एजुकेशन पॉलिसी, दूसरा पॉइंट देखिए, 2005 में इसका कैरिकुलम लागू हुआ था, एक बार इसका लॉन्च किया गया था, लेकिन शायद किन्हीं कमियों की वजह से इसे पूर्ण रूप से लॉन्च नहीं किया गया था। ठीक है, तो एजुकेशन पॉलिसी एक कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क होता है जो देश में शिक्षा की दिशा तय करता है। यह पॉलिसी मोटे तौर पर दिशा बताता है और राज्य सरकारों से उम्मीद है कि वे इसे फॉलो करेंगे। हालांकि
उनके लिए यह करना अनिवार्य नहीं है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि ऐसे में यह पॉलिसी सीबीआई तो सीबीएसई तो लागू करेगी ही, राज्यों में अपने अपने स्तर पर फैसले लिए जाएंगे। यह बदलाव जल्द नहीं होंगे बल्कि इसमें समय लग सकता है। यह एक प्रक्रिया है की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। ठीक है, एक नई प्रक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए कि अगर हम ये नई पॉलिसी लागू कर रहे हैं तो हमारे देश में क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। तो इसमें कई सारे सवाल भी उठे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, स्किप मत करना, क्योंकि अगर जानकारी लेनी है तो कंपटीशन बहुत हाई है। अगर कंपटीशन के साथ हमारे पास जानकारी उतना कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो हमारी परीक्षाएं जो हैं वो बीट आउट करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, स्कूल शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तौर पर स्कूल करिकुलम का ओवरहॉल किया गया था। इसे नेशनल काउंसलिंग किसके माध्यम से, इसे नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCRT करेगा। NCFSSE के आधार पर किताबों का रिवीजन होगा। NCRT ने 2014 के बाद 2 बार स्कूल की टेक्स्ट बुक का रिवीजन किया है। ठीक है, उसके बाद और क्या नया और अलग होगा शिक्षा जगत में और क्या नया हो सकता है इस नीति के माध्यम से, तो हम यहाँ पे पॉइंट वाइज देखेंगे और पॉइंट वाइज इनको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास इसके बारे में जब डीपली जानकारी होगी तो किसी भी प्रकार का कोई भी MCQ इस नई शिक्षा नीति से अगर बन के आ जाता है तो हम आसानी से उसको बीट आउट कर सकते हैं, आसानी से उसको बना सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब कुछ क्लियर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेन आधार होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी संस्थाओं में भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के विषय पढ़ाए जाएंगे। आर्ट्स, कला और मानव से संबंधित जो भी उसके विकास से संबंधित जो सब्जेक्ट होंगे वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे इस नीति में। ठीक है, साथ ही देश के सभी कॉलेजों में म्यूज़िक, ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको हाईलाइट करते चलेंगे। म्यूज़िक, थिएटर और जैसे कला विषयों के लिए अलग अलग विभाग स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। कैबिनेट ने HRD, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि कैबिनेट ने HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले MHRD था वो अब केवल और केवल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय और करने की मंजूरी भी दे दी है। दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में अपना कैंपस बनाने की अनुमति भी दी जाएगी। IIT समेत देश भर के सभी तकनीकी संस्थान हॉलिस्टिक अप्रोच जो है ये हमारे एक मैनेजमेंट का सिस्टम है, होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से ही इन सारी नीतियों को लागू किया जाएगा। समग्र दृष्टिकोण को अपनाएंगे। इंजीनियरिंग के साथ साथ तकनीकी संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ से जुड़े विषयों पर भी जोर दिया जाएगा। देश के सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम आयोजित कराए जाने की बात भी कही गई है। यह एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नेशनल टेस्टिंग NTA है, पहले UGC कराती थी लेकिन अब NTA कराती है। ठीक है, वो भी कराएंगे। हालांकि ऑप्शनल होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए इस एग्ज़ाम में शामिल होना अनिवार्य नहीं रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कन्नड़, देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी भाषाएं हैं। एक आपकी कन्नड़ हो गई, दूसरी आपकी उड़िया हो गई, तीसरी आपकी बंगाली में भी ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए जाएंगे। वर्तमान में अधिकतर ऑनलाइन कोर्सेस इंग्लिश और हिंदी मीडियम से ही उपलब्ध होंगे। नई शिक्षा नीति में GDP का 6% एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किए जाने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में केंद्र और राज्य को मिलाकर GDP का कुल 4.43% बजट ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है। पूरी शिक्षा नीति को समझने के लिए हमने देश के बड़े बड़े विशेषज्ञों से संपर्क किया और आपके लिए सरल भाषा में इस नीति को आपके सामने आसान फॉर्मेट में रख रहे हैं।
ठीक है, ये हमारे जो मंत्री लोग हैं, रमेश पोखरियाल जी हैं, है ना, इन सब लोगों ने अपनी जो राय थी उनके माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आया है, स्कूल में पढ़ाई के ढांचे में किस तरह का बदलाव दिखेगा। मतलब अगर हम जब ये शिक्षा नीति लागू करेंगे तब उस समय स्कूल में जो शिक्षा नीति चल रही होगी वो उसका ढांचा, एक फ्रेमवर्क जो होता है वो किस तरीके का होगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, स्किप मत करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरे बच्चे भी ले सकें। सॉरी, इसमें लगाया गया है पूरी व्यवस्था ही बदल गई, मौजूदा व्यवस्था से में 3 स्तर और नए सिस्टम में 5 स्तर। मतलब पहले जो था वो 10+2 के हिसाब से चल रहा था, अब जो हमारे यहाँ सिस्टम लागू होगा वो यह स्तर पर हुनरमंद नई पीढ़ी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। पूरी पढ़ाई के ढांचे में ही होगा बदलाव। कहने का तात्पर्य है, आपने यहाँ पर देखा होगा ये पॉइंट जो आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको बहुत से बच्चों ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजा है कि सर 5+3+3+4 में क्या इसका मतलब होगा और क्या किस तरीके से कोर्सेज अप्लाई होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आज हम इसी 5+3+4 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मौजूदा ढांचा है वो इस तरीके से चलता है 10+2 वाला, है ना, और नया ढांचा जो है वो इस तरीके से चलेगा, मतलब 5+3+4, है ना, इस तरीके से। तो हम 5 का मतलब समझते हैं पहले। फंडामेंटल स्टेज, पहला क्या है, फंडामेंटल। मल्टी लेवल जो एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग होगी वो क्या है। अब यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, येलो कलर में जो ये दिया गया है इस पर ध्यान दीजिए। 2 वर्ष, कक्षा 1 और 2, उम्र बच्चे की होगी 6 से 8 वर्ष। 3 वर्ष आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बालवाड़ी, और उम्र होगी 3 से 6 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा दिया है प्री रेडरी स्टेज, जिसमें बच्चा पढ़ाई खेलकूद से जुड़ी खोज परक एक्टिविटीज़ बेस्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग के बारे में सीखेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वर्ष, जब वो 3 वर्ष का बच्चा हो जाएगा तो तीसरे वर्ष में कक्षा 3 से 5, तब उसकी उम्र हो जाएगी 8 से 11 के मध्य। ठीक है, उसके बाद मिडिल स्टेज के बारे में अगर हम बात करें, मिडिल स्टेज, तो मिडिल स्टेज में क्या लिखा है, मैथ्स होगी, साइंस होगा, मैथ्स होगी, है ना, मैथ्स होगी, साइंस होगी, आर्ट, सोशल साइंस, है ना, इस तरीके के जो भी होंगे वो लागू किए जाएंगे। और ह्यूमैनिटीज़ में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होगी। ठीक है, ये आपका त्रिवर्षीय, मतलब 5+3+ ये वाला सिस्टम है ना। कक्षा 6 से 8, मतलब 6 क्लास से 8th क्लास तक बच्चे की उम्र जब हो जाएगी उस समय, उस टाइम पे उसकी उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच में होगी। उसके बाद लास्ट स्टेज की हम बात करें तो सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी और स्टडी, है ना, और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर, विषयों के चयन में लचीलापन और बच्चों की रुचि को महत्व दिया जाएगा। मतलब बच्चे जितने भी रुचिकर होंगे उनको उस हिसाब से पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, नए ढांचे में आंगनवाड़ी प्री में 3 वर्ष जाएंगे, जबकि 12 साल स्कूल में मौजूदा ढांचे में आंगनवाड़ी प्री स्कूल में 2 वर्ष और 12 साल स्कूल में जा रहे हैं। ये नई नीति के अनुसार है। पहले का ढांचा जो हमारा था वो 10+2 वाला था, है ना, 6 से 16 वर्ष, ये हमारे यहाँ 10 वर्ष तक होता था, और 2 वर्ष जो बच्चे के बचते थे इंटर वाले, तो उम्र जो होती थी उस समय वो 16 से 18 के बीच में हो जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौजूदा सिस्टम में 6 वर्ष का बच्चा 1 में आता है। नए सिस्टम में ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन इसके मूल ढांचे में थोड़ा बदलाव किया है। 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और ये दूसरा पॉइंट है ना, और संख्या ज्ञान पर फोकस कर होगा। इसके लिए नेशनल मिशन बनेगा। पूरा फोकस होगा कक्षा 3 तक के बच्चों का फाउंडेशन मजबूत बनाने में। कक्षा 5 तक आते आते बच्चों को भाषा, गणित और साथ साथ उसके स्तर के सामान्य ज्ञान होगा। डिस्कवरी और इंटरैक्टिवनेस
इसका आधार होगा। यानी खेल खेल में सारा सिखाया जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर किसी घर की नींव मजबूत हो जाती है तो उसकी जो दीवारें बनती हैं, छतें बनती हैं, वो भी बहुत अच्छी मजबूत जाती हैं। तो दोस्तों हमें यही होना चाहिए कि हमारे घर की नींव मजबूत होनी चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कि बच्चा जो है उसका जो प्राइमरी लेवल है वही बहुत अच्छे से मजबूत कर लेना चाहिए, तो आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तीसरे बिंदु में ये दिखाया गया है कि 6 से 8 तक के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे, एक्टिविटीज़ के जरिए पढ़ाए जाएंगे। कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे, 8वीं तक के बच्चों को प्रयोग के आधार पर सिखाया जाएगा। मतलब पहले उनको हम पूरी तरीके से प्रैक्टिकल सिखाएंगे। ये नई शिक्षा नीति जो है वो हमारी टोटली प्रैक्टिकल पे आधारित है। कहने का तात्पर्य है ये जो नीति होगी उनमें बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल के तौर पे। मीन्स थ्योरी पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके बाद उनसे उसी पर रिसर्च कराई जाएगी, उसी पर उनसे खोज कराई जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे। यदि बच्चों की रुचि संगीत में है तो वह साइंस के साथ म्यूज़िक ले सकेंगे, केमिस्ट्री के साथ बेकरी बुकिंग की कर सकेंगे। कक्षा 9 से 12 में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो हर बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट के आधार पर वो काम करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में उनको और ज़्यादा उनकी लर्निंग, जो वे ऑफ लर्निंग होगी वो बहुत अच्छी होगी और उनके जो मानसिक ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इससे जब बच्चा 12वीं पास कर निकलेगा तो उसके पास स्किल होगा, स्किल ऐसा होगा जो आगे चलकर आजीविका के रूप में काम आ सकता है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ आकाश चौधरी के मुताबिक नई सुव्यवस्था हुनर आधारित शिक्षा का महत्व बढ़ाएगी, युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न आया है हमारे, बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो आया हमारे पास निकल कर, उसमें ये बताया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा। तो दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं का ये है कि नई शिक्षा नीति में नियमित और क्रिटिकल असेसमेंट की बात कही गई है। कक्षा 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं होंगी, इससे उपर्युक्त प्राधिकरण संचालित करेगा। कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। यहाँ पर देखिए बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 10 और 12 की जारी रहेंगी। इनका स्वरूप बदल जाएगा। नया नेशनल असेसमेंट सेंटर परख मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और चित्र आपको दिखाया जा रहा है, मजबूत पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए चुने जाएंगे शिक्षक। मजबूत पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा चुने जाएंगे शिक्षक। मजबूत पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए चुने जाएंगे शिक्षक। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षकों पर भी फोकस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर करके होता यह है कि जब हमारे पास योग्य शिक्षक होते हैं, प्रैक्टिकल शिक्षक होते हैं या अनुभवी शिक्षक होते हैं, जब हम योग्य शिक्षकों की बात करते हैं, योग्य का तात्पर्य यह है कि उनको थ्योरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल सिखा सकें। मीन्स कहने का तात्पर्य है, अगर हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात करें तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट में एक स्किल ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के मशीन को डेवलप करने का प्रोसेस उनको पता होना चाहिए। और अगर वो सिविल CS से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच बारे में पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए अब शिक्षकों पर जो प्रक्रिया लागू की जाएगी वो यहाँ पर बताई गई है। मोटिवेटेड, ऊर्जा से भरे समक्ष शिक्षक पढ़ाएंगे और मेरिट के आधार पर होगी भर्तियाँ, और एकेडमिक, टीचिंग और रिसर्च और पब्लिक सर्विसेज, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर लागू की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न हमारा ये बन के आया है, निकल के आया है, ECCE फ्रेमवर्क क्या है जिसकी चर्चा हो रही है। देखो ECC वर्क जो है फ्रेमवर्क है, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। हमारे विद्यार्थियों ने भी कई बार इसमें हमारे पास कमेंट करके बोला है, सर ये ECC फ्रेमवर्क क्या है, इसको थोड़ा सा सर आप डिस्क्राइब कर दीजिए और फिर हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, आपको पूर्ण रूप से आपको बताया जाएगा कि ECC क्या है। ठीक है। ECC का मतलब जो होता है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ध्यान से समझिएगा, ECCE फ्रेमवर्क, अर्ली चाइल्ड्स केयर एंड एजुकेशन।
इसके तहत बच्चों को बचपन में जिस देखभाल की आवश्यकता होती है उसे शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब ये जो ECC फ्रेमवर्क है हमारा, इसमें यह बताया गया है कि जिस स्टेज में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस स्टेज में बच्चों को हम एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मीन्स एजुकेशन से मतलब उनको हम तरह तरह की शैक्षिक ज्ञान देंगे, शैक्षिक स्तर में उनका वृद्धि होगा, मानसिक जो ग्रोथ होगी वो शैक्षिक स्तर पर ग्रोथ किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम ECC फ्रेमवर्क कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर NCERT इसके लिए नेशनल कोर्स और एजुकेशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। बच्चों को देखभाल और पढ़ाई पर फोकस रहेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बेसिक टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी इसको करने के लिए। ठीक है, 3 से 8 वर्ष की आयु में बच्चों को 2 हिस्से में बांटा है। इससे पहले ये यानी 3 से 6 वर्ष तक बच्चा ECC में रहेगा। इसके बाद 8 वर्ष का होने तक वह प्राइमरी में पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन ये है, ओपन लर्निंग ऑप्शन क्या है? व्हाट इज़ ओपन लर्निंग ऑप्शन? तो ओपन लर्निंग ऑप्शन का मतलब होता है कि कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग का विकल्प रहेगा, ताकि स्कूलों से बाहर रह रहे 2 करोड़ छात्रों को फिर पढ़ाई से जोड़ा जा सके। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। मतलब वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी जो शिक्षा से बाहर रहे हैं, लगभग 2 करोड़ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे छात्र हैं जो शैक्षिक नीति से या शैक्षिक स्तर से या शैक्षिक क्षेत्र से बिल्कुल बाहर रहे हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। और इन सब क्रियाओं को संपूर्ण करने के लिए जो सामाजिक तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो समाज को, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, समाज को सेवा करने वाले होते हैं, उनको जोड़ा जाएगा, ताकि उनके माध्यम से उन 2 करोड़ स्टूडेंट को जो शिक्षा स्तर से बाहर हैं उनको लाया जा सके। क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नीचे वाले पॉइंट पे। इसके साथ साथ कक्षा 10 और 12 के समक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, वेकेशनल कोर्सेज, वयस्क साक्षरता और लाइवलीहुड प्रोग्राम प्रस्तावित किए जाएंगे। सभी को पढ़ाई पर बराबरी से हक मिले, इसके लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित गुप्त SEDG पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए विशेष फंड रखा जाएगा। ठीक है, अगला हमारा जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है, वो सभी विषयों में पाठ्यक्रम को कॉन्सेप्ट तक सीमित होंगे। दोस्तों अभी मैंने कॉन्सेप्ट की बात की थी, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब कुछ क्लियर। इनकेस इवन अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, मीन्स कहने का तात्पर्य है, अगर हम ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो भाषाएं, जो C होता है, C++ होता है, जावा होता है, इन भाषाओं से कोडिंग करके ही हमारा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो आई मीन्स कहने का तात्पर्य हमें ये कन्फर्म है, हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है वो लैंग्वेजेस के माध्यम से डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वी कैन डू दैट एवरीथिंग, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है क्रिटिकल थिंकिंग है ना, और इंक्वायरी, डिस्कवरी और डिस्कशन और एनालिसिस बेस्ड टीचिंग और लर्निंग मेथड्स पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, किताबी ज्ञान के बजाय इंटरेक्टिव टीचिंग को बढ़ाया जाएगा। अभी मैंने बात किया था दोस्तों, किताबी ज्ञान पर विशेष ज़्यादा नहीं दिया। बच्चे क्या होते हैं ना कि एग्ज़ाम आने से पहले 15-20 दिन पहले किताबों को खूब रट्टा बना लेते हैं, खूब रट्टू तोता हो जाते हैं, और उसके बाद में वो जाके एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। और जस्ट 15 डेज बीतने के बाद में अगर उनसे उन्हीं की बुक से प्रश्न पूछा जाता है तो शायद वो असक्षम रहते हैं उस प्रश्न का जवाब देने में। ठीक है, तो हमारी इस शिक्षा नीति में यही बताया गया है कि किताबी कीड़ा बनाने की जगह पे हम उनको प्रैक्टिकल बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, क्रिएटिव और मनोरंजक एक्टिविटीज़ के जरिए हम पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये बताया गया है साल 2035 तक उच्च शिक्षा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक पहुंचाने तक का लक्ष्य किया गया इस नीति के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक नई पॉइंट भी हमने जोड़ा है इसमें। 3 से 4 साल के ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट के पास होगा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प। मीन्स कहने का तात्पर्य है इस शिक्षा नीति में एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है, एक ऐसा सिस्टम लागू किया है कि उसमें जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं
स्नातक लेवल के स्टूडेंट हैं तो स्नातक लेवल स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन बताया गया है एग्जिट और एंट्री का। उसमें ये है कि ये बताया जा रहा है कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो उसको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मींस ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर में है, बीए बीकॉम जो भी कर रहा है वो फर्स्ट ईयर में है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो सेकेंड ईयर में है तो एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वो थर्ड ईयर में है तो उसको डिग्री दी जाएगी। ठीक है सॉरी, फोर्थ ईयर बैचलर्स डिग्री के साथ साथ उसे रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मींस अभी तक कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों अभी तक जब हम ग्रेजुएट कर रहे थे तो केवल और केवल हमें यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती थी, लेकिन अब इस नीति में ये बताया गया कि फर्स्ट ईयर के साथ हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में जब पहुँचेंगे तो हमें एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम थर्ड ईयर की बात करेंगे तो थर्ड ईयर में हमें डिग्री मिल जाएगी, और फोर्थ ईयर में हमें डिग्री बैचलर डिग्री के साथ साथ हमें रिसर्च का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद में ये नई चीज़ हम यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ रहे हैं। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति जो है वो आई है। 5वीं तक, ये चार्ट मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है ऊपर, है ना। 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करेंगे बच्चे। देखिए 5वीं तक बच्चे जो होंगे वो मातृभाषा हमारी जो है उसमें पढ़ाई करेंगे। साइंस आर्ट संकायों में अब अंतर नहीं होगा। साइंस और आर्ट के संकाय के जो विद्यार्थी होते हैं, डिपार्टमेंट के बच्चे होते हैं, उनमें अब अंतर नहीं होगा। 6वीं से ही कोडिंग सिखाई जाएगी और वेकेशनल कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। ठीक है, शिक्षा पर अब जीडीपी का 6% इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट, है ना। 10+2 का फॉर्मूला ख़त्म, अब 5+3+3+4+ का पैटर्न चालू हो गया है। ठीक है, यानी 12वीं तक कुल 15 साल लगेंगे बच्चे को, और 3 साल आंगनवाड़ी, और प्री स्कूलिंग में कितना, 1 मिनट, प्री स्कूलिंग में और 12 साल स्कूली शिक्षा में लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट था एक नई शिक्षा नीति का। आगे देखते हैं। ये देखिए, चलिए, ये हमारी शिक्षा नीति का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था, और थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने के लिए हमने पूर्ण रूप से आपको समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। अब हम इसके समसामयिक प्रश्न जो है वो कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तैयार रहिए और अपना जो क्विज़ है वो दीजिए। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉप 20 MCQs हैं यहाँ पर। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन हमारा जो बताया गया है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ HRD इन विच ईयर। कौन से साल में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ MHRD को रीनेम किया था? रीनेम मतलब दूसरा नाम रखा था। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है खाली, बताइए जल्दी। चलिए ठीक है, यहाँ पर 1985 में। ठीक है दोस्तों, 1985 इसका राइट आंसर है। दोस्तों, वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो हमें कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा जो है वो ये बताया गया, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमेटी फॉर द इवेल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये किसके नेतृत्व में हुई है, किसके नेतृत्व में लागू की गई है, जिसने इसका प्रारूप तैयार किया है? किसने किया है, जल्दी बताइए। चलिए, बहुत सही, वेरी गुड। 3-4 बच्चों का जवाब आ रहा है। चलिए ठीक, वेरी गुड। यहाँ पर जो TSR सुब्रमण्यम जी हैं, उनके माध्यम से इस नीति को लॉन्च किया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, एज पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NMM स्टैंड फॉर। NMM जो है वो किस पर स्टैंड, मतलब उसका पूर्ण विस्तार क्या है? नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग होगा, मेंटोरिंग होगा, या नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम होगा, या न्यू मल्टी डिसिप्लिनरी मिशन होगा, या नेट मार्केट मेकर्स होगा? ऑप्शन क्या होगा? नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग होगा। ठीक है, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है,
हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। उसके बाद में हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम प्री एजुकेशन टू सेकेंडरी लेवल विच ईयर? कौन से लेवल तक जाने की बात कही है? 2030 तक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो NEP 2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education from 26.3% 2018 to 50% by which year? बताइए। बहुत सही, वेरी गुड बेटा, गुड आंसर आपका 2035। ठीक है, नेक्स्ट हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट ऑप्शन इन UG स्ट्रीम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड? किसके साथ मैच नहीं कर रहा है? चलिए बताइए। सर्टिफिकेट ऑफ आफ्टर 1 ईयर, एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर, और बैचलर डिग्री आफ्टर 3 ईयर, बैचलर डिग्री विद रिसर्च सर्टिफिकेट। तो मेरे हिसाब से तीसरा ऑप्शन जो है, लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बैचलर्स विद द रिसर्च आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 5 ईयर नहीं है, 4 ईयर है। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर है, और उसके बाद फोर्थ ईयर में जो होगा वो बैचलर डिग्री के साथ साथ हमारा रिसर्च का सर्टिफिकेट अभी हमें अप्लाइबल कराया जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैच गलत है, मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन ऊपर से जुड़े हुए हैं, ऊपर वाली जो थ्योरी हमने बताई है उससे जुड़े हुए हैं। वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहिए ताकि इसका दूसरे भी बच्चे फ़ायदा उठा सकें। अगला क्वेश्चन हमारा, एज फॉर NEP टीचिंग अप टू एट लीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी इन मदर टंग नेशनल लैंग्वेजेस, है ना? तो इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रेड 5। हाउ मेनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी बॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर NEP? कितना? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़? 2 करोड़ इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में ये पोर्शन तो आप सभी को पता होगा, 5 + 3 + 4, है ना? चलिए, उसके बाद नेशनल कैरिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क ऑफ एंट्री चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किसने डेवलप्ड किया है? नीति आयोग ने, NCERT ने, AICT ने, NCT ने? किसने? अभी मैंने बात किया है ऊपर, NCERT ने। वेरी गुड। एंड इम्प्लीमेंटेशन implementation plan for the attaining the universal fundamentals in literacy and numeracy in all the primary school for all learners by grade 3 by 2025 will be prepared by? किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, या नीति आयोग के द्वारा? जल्दी बताइए। वेरी गुड, स्वाति, महेश, यादव जी, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर आप सभी का सही है, स्टेट लेवल पे। ठीक है, स्टेट लेवल पे तैयारी की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल फ्रॉम द विच ग्रेड दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इंटर्नशिप? किस लेवल पे? जल्दी बताइए, जल्दी, टाइम ओवर हो रहा है। आपको सिर्फ यहाँ पर 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। ठीक है, 5 सेकंड दोस्तों, केवल और केवल 5 सेकंड। जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, ऑप्शन डी, ग्रेड 6। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-21 विल बी डेवलप्ड बाय? किसके द्वारा? NCERT, AICT, IITs एंड NITs और NCTE के द्वारा। अभी ऊपर बात किया है मैंने NCERTs के माध्यम से। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, एज पर NEP 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रकाश विल बी
set up as a standard setting body. What does letter R stand for in Rakesh? Sorry, Prakash. परख, सॉरी, परख है यहाँ पे, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है, परख है। परख में आर जो लेटर है उसका क्या मतलब है? रिवाइज से है, रैशनल से है, रिव्यू से है, या रिवाइवल से है? ये जो है वो रिव्यू से है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन NEP 2020? जल्दी बताइए। जेंडर इंक्लूशन फंड होता है, बाल भवन से, सामाजिक सेंटर केंद्र से, जोनल टैलेंट हंट है। चलिए ठीक है, ऑप्शन जोनल टैलेंट हब हंट है ना, जोनल टैलेंट हब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज लेटर P स्टैंड फॉर द NPST दैट फाइंड मेंशन इन NEP? प्राइमरी, प्रोफेशनल, पब्लिक, प्रोबेशन। वेरी गुड, 8 बच्चों का जवाब आ रहा है दोस्तों, जिसमें से 3 बच्चों का सही है जवाब। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, इसका मतलब होता है प्रोफेशनल। क्या होता है? प्रोफेशनल। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे आपको। विद रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन इन UG स्ट्रीम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली? दोस्तों यहाँ पर बताया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, उसके बाद टू बी डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2025। तो दोस्तों ये हमारे नेशनल पॉलिसीज़ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और उसके साथ साथ में जो हमने थ्योरेटिकल कवर किया है वो आपके। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी है ना। अभी इसमें क्वेश्चन मौजूद हैं, सॉरी, नंबर ऑफ न्यू सीट्स दैट विल बी एडेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर, कितना होगा आपका? 3.5 करोड़ है ना। उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, विल एक्ट एज अ सिंगल ओवर चेंजिंग है ना अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन, डज नॉट इंक्लूड विद एजुकेशन सेक्टर। किसमें? मेडिकल सेक्टर में इंक्लूड नहीं होगी, ऊपर हमने बात भी किया था। उसके बाद में एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस इज़ टू बी फेज्ड आउट इन हाउ मेनी ईयर्स है ना, 15 ईयर्स। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए है ना, और हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि आपके साथ साथ में दूसरे बच्चे भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हम बहुत अच्छे से आपको समझाएं, आपको जो आपका स्तर है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसको हम क्लियर कर सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।